हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस फ्रेश न्यू वीडियो पे। आज का टॉपिक है हिस्टामिन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होता है, लोकेशन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन कहाँ पे पाया जाता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन का सिंथेसिस कैसे होता है, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, कब और कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हिस्टामिन कैसे अपना एक्शन शो करता है, कैसे अपना रोल प्ले करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर्स, किन रिसेप्टर्स के साथ हिस्टामिन जाके बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है, एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं, स्टॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में, एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। ये फ्रेंड्स, ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लेंदी, पर इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हिस्टामिन इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस एज वेल एज रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द गट एंड एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड यूटेरस। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, हमारे बॉडी में पाए जाने वाला। नाइट्रोजनियस कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन से बना हुआ है। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? ये लोकल इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। लोकल इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या? कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट करती है। एंटीजन मतलब कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जन, कुछ भी जो कि हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है और एंटीबॉडीज तैयार करती है। और ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ फाइट करके एंटीजन को हमारे बॉडी से रिमूव करती है। इसे ही लोकल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें हिस्टामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द गट। गट का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, स्टमक का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसे हिस्टामिन रेगुलेट करता है। और ये जो गट का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन करना, एंड एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड यूटेरस। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या? न्यूरोट्रांसमीटर मतलब केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर करते हैं केमिकली, इसे ही न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो हिस्टामिन ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और यूटेरस में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। Next point is histamine plays major role in many allergic reactions and dilating blood vessels. हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन के पीछे। एलर्जिक रिएक्शन का एक कॉज हिस्टामिन भी है, एंड डायलेटिंग ब्लड वेसल, हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करता है। हिस्टामिन इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑटोकॉइड। हिस्टामिन ऑटोकॉइड का ही एक एग्जाम्पल है। ऑटोकॉइड क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन। ऑटोकॉइड को ही लोकल हार्मोन कहते हैं। Autocoid is a substance which are synthesized by local tissue and which acts near the site of synthesis, and after their action they degrade near their site of synthesis. Autocoid मतलब ऐसे हार्मोन जो कि लोकल टिश्यू के द्वारा तैयार होते हैं, वहीं पे उसी पर्टिकुलर एरिया में वो अपना एक्शन शो करते हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसे ही ऑटोकॉइड कहते हैं। हिस्टामिन उसका ही एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हिस्टामिन के लोकेशन के बारे में। हिस्टामिन कहाँ पे पाया जाता है? मोस्ट हिस्टामिन इन द बॉडी इज जनरेटेड इन ग्रैन्यूल्स इन मस्ट सेल्स एंड इन वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड बेसोफिल्स। हिस्टामिन मस्ट सेल्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। मस्ट सेल और ग्रैन्यूल क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें का एक खिलौना होता है जो कि बॉल जैसा होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम उस बॉल को शेक करते हैं तो उसमें से एक साउंड आता है। तो सेम आप उसे रिलेट कीजिए हमारे मस्ट सेल और ग्रैन्यूल से। जो हमारा बॉल है वो मस्ट सेल होता है और उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो एक ग्रैन्यूल के अंदर हिस्टामिन पाया जाता है और बेसोफिल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज हिस्टामिन रिच टिश्यू, मतलब किन किन जगह पर हिस्टामिन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो उसमें आता है स्किन, स्किन के टिश्यूज़ में ज़्यादा पाया जाता है, जीआईटी में ज़्यादा पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, जो कि माउथ से लेके एनस तक होती है, जिसमें सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो भी इंक्लूडेड है, एंड लंग्स और लीवर और ब्रेन में भी पाया जाता है।
नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन कैसे सिंथेसाइज होता है? हिस्टामिन इज लोकली सिंथेसाइज फ्रॉम हिस्टिडीन अमीनो एसिड। हिस्टामिन हिस्टिडीन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडीन एक एग्जाम्पल है अमीनो एसिड का है। एंड हिस्टामिन डिग्रेड्स बाय ऑक्सीडेशन एंड मेथाइलेशन प्रोसेस। हिस्टामिन डिग्रेड कैसे होता है? बाद में अपना एक्शन शो करने के बाद डिस्ट्रॉय कैसे होता है? ऑक्सीडेशन और मिथाइलेशन के प्रोसेस से डिग्रेड होता है। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन कब और कैसे रिलीज होता है? हिस्टामिन दो तरीके से रिलीज होता है। फर्स्ट, व्हेन पैथोजन और एलर्जन बाइंड्स ऑन द सरफेस रिसेप्टर ऑफ मस्ट सेल, इट एक्टिवेट्स द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मस्ट सेल्स। जब भी कोई पैथोजन या एलर्जन मस्ट सेल के जो सरफेस रिसेप्टर से उनके साथ जाके बाइंड होता है तो वो मस्ट सेल को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से मस्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज करता है। एंड सेकेंड, केमिकल एंड मैकेनिकल मस्ट सेल इंजुरी कॉजेस डिग्रैनुलेशन एंड हिस्टामिन रिलीज। किसी भी प्रकार की केमिकल या फिर मैकेनिकल मस्ट सेल इंजुरी होती है, मस्ट सेल रप्चर होता है, उस वजह से डिग्रैनुलेशन होता है। डिग्रैनुलेशन मतलब जो ग्रैनुल्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके अंदर का जो हिस्टामिन होता है वो रिलीज होता है। नोट दिस पॉइंट, हिस्टामिन इज इनएक्टिव ओरली बिकॉज डिस्ट्रॉयड बाय लीवर। हिस्टामिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है। अगर हिस्टामिन को ओरली देते हैं तो वो इनएक्टिव रहता है। और किसी भी ड्रग को अगर एक्टिव होना है, अपना एक्शन शो करना है, तो उससे पहले ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ही वो अपना एक्शन शो कर पाएगा। तो हिस्टामिन के केस में हिस्टामिन लीवर में ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं पहुंच पाता है ब्लड सर्कुलेशन में, जिस वजह से वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मतलब हिस्टामिन हमारे बॉडी में क्या एक्शन शो करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो इसे दो एक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल एक्शन। पहले हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हिस्टामिन क्या एक्शन शो करता है? डायलेशन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ लार्जर ब्लड वेसल्स। जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि कैपिलरी एंड आर्टेरियोलस, उसे हिस्टामिन डायलेट करेगा, बड़ा करेगा। और जो बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स, उसे हिस्टामिन कंस्ट्रिक्ट करेगा, छोटा करेगा। नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट में हिस्टामिन क्या रोल प्ले करेगा? इट रेगुलेट्स द हार्ट रेट। हिस्टामिन हार्ट रेट को रेगुलेट करेगा। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो हिस्टामिन उससे कम करेगा, और अगर हार्ट रेट कम है तो हिस्टामिन उससे ज़्यादा करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। थर्ड आता है विसरल स्मूथ मसल। विसरल स्मूथ मसल मतलब क्या होता है? एक सिंगल यूनिट के स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि लंग्स में भी पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं, जीआईटी में पाए जाते हैं। ये लंग्स में क्या एक्शन शो करेंगे? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब जो एयर पैसेज होता है उसे कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिस वजह से अगर पेशेंट को अस्थमा है तो वो अस्थमा बढ़ेगा। फोर्थ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हिस्टामिन क्या रोल प्ले करता है? इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, एसिड और पेप्सिन का जो सिक्रीशन होता है, उसे इंक्रीज करता है। और ये अपना एक्शन कैसे शो कर पाता है? H2 रिसेप्टर्स की मदद से। जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है तभी वो अपना एक्शन शो कर पाता है। नेक्स्ट इज सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व मतलब ऐसे नर्व्स होते हैं जो सेंसेशन को कैरी करते हो। इसका पॉइंट है इचिंग व्हेन इंजेक्टेड आईवी। जो आईवी रूट है, इंट्रावेनस रूट है, उससे अगर इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे खुजली आती है, इचिंग होती है। तो ये भी हिस्टामिन की वजह से ही होता है, हिस्टामिन ही कॉज करता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो मिडल पोर्शन होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो इसमें हिस्टामिन क्या रोल प्ले करता है? ये एड्रिनलिन का जो सिक्रीशन है उसे इंक्रीज करता है, जिस वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एड्रिनलिन क्या एक्शन शो करता है? डज नॉट क्रॉस बीबीबी। बीबीबी का फुल फॉर्म है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये बीबीबी को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिस वजह से अपना कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। थ्रू आईवी रूट। आईवी रूट से अगर दिया है तो, और अगर ये इंट्रासेरेब्रो वेंट्रिकुलर रूट से दिया गया है तो ये बीपी को थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा और कार्डियक स्टिमुलेशन को भी इंक्रीज करेगा।
अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में या फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में। उसमें फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मस्ट सेल रिलीज हिस्टामिन एट फीडिंग वेगस स्टिमुलेशन। मतलब मस्ट सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं? फीडिंग के वक्त। मतलब हम कुछ भी खाते हैं उसे फीडिंग कहते हैं। तो फीडिंग के वक्त जो हम फूड खाते हैं उसे डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू मूव होना पड़ता है। तो हिस्टामिन रिलीज होने के बाद क्या करता है? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसे रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जिस वजह से फूड इजीली मूव हो पाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये एक्शन H2 रिसेप्टर की वजह से। जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है तभी ये एक्शन पॉसिबल है। इन शॉर्ट H2 रिसेप्टर गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा रिसेप्टर एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है? H1 रिसेप्टर। जैसे हमने देखा था गैस्ट्रिक सिक्रेशन में H2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे एलर्जिक रिएक्शन में H1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है? मस्ट सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करते हैं और हिस्टामिन जब H1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और जिस वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है, फाइट होती है। और ये रिएक्शन होने की वजह से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखता है, एलर्जिक सिम्टम्स दिखते हैं, उसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे रैशेस दिखते हैं, ईचिंग होती है, उसे एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसमें हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है और अर्टिकारिया होता है। नेक्स्ट इज एज ए ट्रांसमीटर। हिस्टामिन ट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे जो कि ईचिंग को स्टार्ट करेंगे। ईचिंग स्टार्ट होने की वजह से पेन होगा और ये वेकफुलनेस को भी कॉज करेंगे। वेकफुलनेस मतलब माइंड हाई अलर्ट मोड पे चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसे ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ड्राउजीनेस कॉज करते हैं। ड्राउजीनेस मतलब स्लीपीनेस कॉज करते हैं, नींद आने लगती है, आलस आने लगती है, बैलेंस नहीं रहता है बॉडी में, इसलिए इसको रात को लिया जाता है और ड्राइविंग में अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में हिस्टामिन क्या रोल प्ले करेंगे? वेसोडाइलेशन को कॉज करेंगे एंड इंक्रीज एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। 4 रिसेप्टर्स है, H1, H2, H3 और H4। H1 और H2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H3 और H4 का क्लिनिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि किसी भी हार्मोन या ड्रग को अगर अपना एक्शन शो करना है तो उसे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होना पड़ेगा, तभी वो अपना एक्शन शो कर पाएगा। तो जब हिस्टामिन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर H1, H2, H3 और H4 के साथ जाके बाइंड होगा तभी वो अपना स्पेसिफिक एक्शन शो कर पाएगा। स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर रिसेप्टर के नाम, उसके लोकेशन, कि वो कौन से स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड है, और इफेक्ट्स मतलब कि जब हिस्टामिन इन रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड होता है तो वो कौन सा एक्शन शो करता है, कौन से इफेक्ट्स शो करता है, ये सब मेंशन किया गया है इस चार्ट में। तो आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जिसे ही हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि हिस्टामिन के अपोजिट में काम करते हैं, हिस्टामिन का जो एक्शन है उसे इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हिस्टामिन एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन है H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंड H4 एंटागोनिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि H1 एंटागोनिस्ट मतलब ऐसे ड्रग्स हो गए जो कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते होंगे। H2 एंटागोनिस्ट मतलब ऐसे ड्रग्स हो गए जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते होंगे। H3 एंटागोनिस्ट और H4 एंटागोनिस्ट मतलब ऐसे ड्रग्स हो गए जो कि H3 और H4 रिसेप्टर को ब्लॉक करते होंगे। फर्स्ट इज H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट का फर्स्ट पॉइंट है, दिस कंपाउंड डू नॉट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ हिस्टामिन, rather they block the receptor mediated response of a target tissue। मतलब कि H1 एंटागोनिस्ट किसी भी प्रकार का जो हिस्टामिन का जो फॉर्मेशन है और रिलीज है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस शो नहीं करेगा। ये सिर्फ H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अगर H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो जो हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट इज H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स।
फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेंट किए गए थे, सबसे पहली बार उसका इन्वेंशन हुआ था। एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में ऐसे ड्रग्स आते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स को ही मॉडिफाई करके उसमें डेवलपमेंट करके उसके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह थे उसे कम कम करके अभी जो लेटेस्ट ड्रग्स है वो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के एग्जाम्पल्स है साइक्लिजिन, डॉक्सिफिन एंड डॉक्सिलैमाइन। सेकेंड जनरेशन ड्रग्स के एग्जाम्पल्स है सेट्रिजिन, एक्सोफेनेडिन एंड लोरेटेडिन। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन ड्रग और सेकेंड जनरेशन ड्रग्स के डिफरेंस के बारे में, तो जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स थे वो वाइडली यूज किए जाते थे, इफेक्टिव थे, इनएक्सपेंसिव थे, पेनिट्रेट दी सीएनएस मतलब सीएनएस में जो बीबीबी होता है ब्लड ब्रेन बैरियर उसे वो क्रॉस कर सकते थे, कॉज सिडेशन मतलब स्लीपीनेस कॉज कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस साइड इफेक्ट। जो सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स थे वो सिर्फ H1 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक बने हुए हैं, वो सिर्फ H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं और किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट पेनिट्रेट द बीबीबी, ये बीबीबी को क्रॉस नहीं करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, शो लेस सीएनएस टॉक्सिसिटी देन द फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स थे उससे ये कम साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ H1 एंटेगोनिस्ट। H1 एंटेगोनिस्ट के क्या क्या थेरेप्यूटिक यूजेस है आइए देखते हैं। फर्स्ट इज एलर्जिक राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड। एलर्जिक राइनाइटिस को सीजनल एलर्जी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कौन से भी डस्ट पार्टिकल, पोलन या फिर स्किन, एनिमल स्किन ब्रीथ के थ्रू नोज में आ जाती है और वहाँ पे एलर्जी कॉज करती है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। सेकेंड इज एलर्जिक डर्माटाइटिस, इचिंग, अर्टिकारिया। एलर्जिक डर्माटाइटिस मतलब स्किन एलर्जी, इचिंग मतलब खुजली आना एंड अर्टिकारिया, अर्टिकारिया मतलब स्किन पे रैशेस होना, तो इसमें भी H1 एंटेगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। थर्ड इज इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट की वजह से वहाँ पे पेन होता है और इचिंग भी होती है, खुजली भी आती है, तो इस पेन और इचिंग को डिक्रीज करने के लिए H1 एंटेगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। फोर्थ इज एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में भी H1 एंटेगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मोशन सिकनेस। किसी भी पेशेंट को अगर ट्रैवलिंग के वक्त नोजिया की फीलिंग आने लगती है, वोमिटिंग की फीलिंग आने लगती है, उसे मोशन सिकनेस कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रेगनेंसी के समय जो सिकनेस होता है उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। एंड वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब होता है कि चक्कर आना, सर घूमना। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ H1 एंटेगोनिस्ट। H1 एंटेगोनिस्ट के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है आइए देखते हैं। फर्स्ट इज ड्राउजीनेस मतलब इज स्लीपीनेस। सेकेंड इज ड्राई माउथ। थर्ड इज डिजीनेस, डिजीनेस मतलब कि चक्कर आना। फोर्थ इज कॉन्स्टिपेशन और डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड स्टमक अपसेट। अब बात करते हैं H2 एंटेगोनिस्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट ऑल H2 रिसेप्टर्स। जितने भी H2 रिसेप्टर्स है उसे ये ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा। अगर हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपना एक्शन ही नहीं शो कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट इज क्लिनिकल यूज इज टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। क्लिनिकली ये गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है उसे इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज नो इफेक्ट ऑन H1 रिसेप्टर। ये सिर्फ H2 रिसेप्टर पे ही अपना एक्शन शो करता है, सिर्फ H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता है, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता। फोर्थ पॉइंट इज एक्ट सेलेक्टिवली ऑन H2 रिसेप्टर इन द स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड अदर साइट्स। जितने भी H2 रिसेप्टर स्टमक में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में और अदर साइट्स में, उसे ये ब्लॉक करता है, उस पर अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर साइमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन एंड निजाटिडिन। नेक्स्ट इज थेरेप्यूटिक यूजेस। थेरेप्यूटिक यूजेस कौन कौन से? फर्स्ट इज यूज इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है स्टमक और डिओडिनम के पास, वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर क्यों कॉज होता है? ये होता है एसिड और पेप्सिन के एक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस अल्सर। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर GIT में पाया जाता है और ये भी एसिड और पेप्सिन के एक्शन की वजह से ही होता है। थर्ड इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें क्या होता है कि जो फूड पाइपलाइन होती है उसमें इरिटेशन कॉज होता है, और ये क्यों होता है? ये भी एसिड और पेप्सिन के एक्शन की वजह से ही होता है। तो H2 एंटेगोनिस्ट क्या करता है? एसिड और पेप्सिन का जो सिक्रीशन है उसे स्टॉप कर डालता है, इनहिबिट कर डालता है, जिस वजह से ये सारे डिसीज ट्रीट किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? फर्स्ट इज रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, सेकेंड हेडेक, थर्ड डिजीनेस, फोर्थ डायरिया एंड फिफ्थ मस्कुलर पेन। नेक्स्ट इज H3 एंटेगोनिस्ट। H3 एंटेगोनिस्ट अपना एक्शन कैसे शो करेंगे? H3 एंटेगोनिस्ट H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करेंगे। ये किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है? ये स्लीप डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है एंड एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज नॉट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। ये ड्रग का कोई क्लिनिकली इंपॉर्टेंस नहीं है और इसका एग्जाम्पल है थियोपरामाइड। एंड द लास्ट इज H4 एंटेगोनिस्ट। H4 एंटेगोनिस्ट अपना एक्शन कैसे शो करता है? H4 एंटेगोनिस्ट H4 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करता है और ये किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है? ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि अस्थमा में यूज किया जाता है एंड यूजफुल इन यूराइटस। यूराइटस क्या होता है? सीवियर रीचिंग होती है। इसका लास्ट पॉइंट है नॉट येट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, मतलब ये ड्रग का कोई भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है और इसका एग्जाम्पल है थियोपरामाइड। अगर फ्रेंड्स वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को कर दो लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।